इंटरनेट का इशू हो रहा है। इंटरनेट का इशू हो रहा है? हाँ जी सर। तो आपका क्यों नहीं हो रहा, सारों का हो रहा है इंटरनेट का। सर सबका ही स्लो हुआ है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं? अरीज हैं, हाँ अरीज हैं, ईमान है, जैनब है और रिदा है। बाकी किधर है? जी, और बाकी भी वेट में है, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, मैसेज आ रहे हैं उनके। तो ये सारी क्लासेस में इसी तरह है कि सर नहीं, ये आपकी आज खाली उस पहली मेरी ऑनलाइन। क्लास में है? नहीं नहीं सर, आपकी ऑनलाइन पहली क्लास है। अच्छा, मेरी पहली क्लास है ऑनलाइन। ठीक, चलें एक सेशन लगा लेता हूँ, फिर खैर मैं आपके साथ मजीद रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा। लेकिन ये है कि अभी कुछ ना कुछ सेशन कर लेते हैं आज। सर आपने क्विज लेना है ना, तो नहीं, ऐसा क्विज करें कि उसको आप कह दें, मुझे क्विज नहीं लेता, वो बहुत डर सारी। के मारे क्विज की वजह से ना, जब मैंने अनाउंस कर दिया ना क्विज का, तो सारे डर गए होंगे मेरे ख्याल में। नहीं सर नहीं सर, आपने सारे रेडी बैठे हुए, सबने तैयारी की हुई है। नहीं नहीं, वो तैयारी क्या की है, वो कह रहा है हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, तो तैयारी किस चीज़ की? सर क्विज के लिए रेडी है। अच्छा, क्विज के लिए रेडी हैं? तो क्विज के लिए क्या रेडी रहना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है कि रेडी है? उनके पास तो डेटा ही नहीं है, तो क्या तैयारी करेंगे? मुझे खुद अभी किसी ने उसमें शेयर किया ना आप में से, कि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। एनी हाउ, सर जी जी बेटा। आपने एक्सटेंड की है असाइनमेंट एलएमएस पे। नहीं अभी नहीं की, लेकिन मैं कर देता हूँ, खैर है, एक्सटेंड नेक्स्ट ठीक है वीक तक सर। कर देता हूँ। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वीक को तक सबमिट करनी है, सही है। ये तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से था ना, थोड़ा सा आपको एज मिल गया है। अगर नेक्स्ट वीक में क्लासेस हुई ऑन कैंपस में ना, तो फिर वहाँ पर आपने प्रेजेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड सर कर दे। एक और क्वेश्चन है कि ये जो आपने हम लोगों को बोला है उसका जी जी। प्रोजेक्ट का ना सर, तो आर्टिकल्स जो है उसके अंदर से जब हम निकालेंगे डाटा वगैरह ना, तो सर उसके अंदर तो जो प्लेजरिज्म है वो काउंट होगा या नहीं? नहीं नहीं, प्लेजरिज्म का वो नहीं है, उसमें कोई प्लेजरिज्म का नहीं है, आप कोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बस ये था कि मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छा। आजकल दूसरे मीन ऑफ वो यूज़ करते हैं ना, तो वो नहीं नहीं करना। नहीं सर, वो अच्छा, नहीं। इसमें मैं एक दिन पहले का दे रहा हूँ, चैट ठीक है। जीपीटी की बात नहीं कर रही नेक्स्ट मैं। 13 को लेक्चर है ना, तो मैं इसको 13 के बजाय वो कर रहा हूँ, और टाइम आपका कर रहा हूँ इसमें रात 11:30 बजे तक। ठीक, ये एक्सटेंड कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट 12 तक है ना? नेक्स्ट 11:59 कर दिया, ठीक है, एक मिनट पहले 12। ठीक है सर। तो ये मैं नेक्स्ट वीक 12 को मैं 12 12 24 को मैं ये एक्सटेंड कर रहा हूँ, और 11:55 करूँ। चलिए 11:55 कर दिया, तो ये मैंने नेक्स्ट वीक पर एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, मैंने इसमें किसको पिन किया है, वो जो इन करने के लिए लॉबी में कोई आए ना, रीच आपने करना है, ठीक है। कोई भी आएगा तो आपने उसको साइन इन करना है, लॉबी ओके में सर। इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, तो बस मकसद ये था, असाइनमेंट का मकसद ये था कि आप लोग जो हैं वो अ, आप लोग जो हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करें। अभी मैंने जो अभी आपको दिया है वो फाइनल टर्म के टॉपिक्स हैं, ये आप खुद प्रिपेयर करेंगे, वो जो आपकी टॉपिक्स होंगे ना, वो आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे, इसलिए बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है ना, वो आपके एग्जाम में शामिल होंगे। और वो प्रेजेंटेशन इसी तरह है कि जिस तरह आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आपने फुल प्रिपरेशन के साथ आना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होंगी फाइनल टर्म एग्जाम में, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और उसमें से सवालात किए जाएंगे, तो आपने वो करने हैं। अच्छा, एज यूजुअल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है? जी जी की हुई है।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं क्योंकि ये अपलोड होने हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कंटिन्यूस रहेगी टिल लास्ट मिनट तक। तो आपने बीइंग मतलब इसको उसको ऑफिशियल रखना है, कोई मैटर इस तरह ऑफ द रिकॉर्ड नहीं डिस्कस करें, क्योंकि फिर वो आपकी रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो हर चीज़ को आपने सोच समझ के बोलना है, ठीक। और दूसरा ये है कि इसमें जो डिस्कशन है, जिसे मैंने आज आपके साथ बताया था कि वो मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में है, ये हमारा टॉपिक था। और ये टॉपिक हमारा बीच में एक था, मिस हो गया था, ये हमने करना था, ये इसमें इंक्लूडेड था, मैंने फाइनल टर्म के लिए रखा था। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, आसान टॉपिक है और इतना मुश्किल नहीं है, और आप लोगों का ये उसमें इंक्लूडेड भी है कोर्स आउटलाइन में। तो इसमें जो है आपने, अच्छा ये मैंने अभी इसमें डाला नहीं था कोट ऑफ द डे एंड वो, तो आप में से कोई शेयर करेगा कोट ऑफ द डे? इससे पहले मैं ज़रा कुरान की एक आयत को डिस्कस कर लेता हूँ, जिस तरह मेरी एक रूटीन प्रैक्टिस है। और कुरान की आयत से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो मैं कुरान की आयत का हवाला देता हूँ, तो आपने जो है फिर उसके बाद तब तक कोई स्टूडेंट जो है वो कोट ऑफ द डे मेरे साथ शेयर करे, ठीक है? कोई अच्छी सी बात सारे स्टूडेंट्स के साथ। प्लीज़ गिव मी अ टाइम। मैं आपको क्योंकि मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो सोचने समझने और वो कुरान की आयतों से जो है वो कोई दावत के हिसाब से होती है, तो इस वजह से। अच्छा, ये कुरान सूरह गौशिया की आयत नंबर 13 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंजुरूना इलल इब्लि कैफ खुलिकत व इलस समाइ कैफ रुफिअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अच्छा, ये सूरह गौशिया की आयत जो है मैं अक्सर ये तिलावत भी करता हूँ, मुझे इसमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। तो तमाम बनीनो इंसान के लिए सोचने समझने और गौर फिक्र करने की इसमें दावत है, और उनको कहा गया कि ज़रा सोचें। अफला यंजुरूना इलल इब्लि कैफ खुलिकत, कहा गया है इसके तर्जुमे में कि ये लोग ऊँट की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किया गया। तो ऊँट उस ज़माने में आपको पता है कि ऊँट जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था या मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग था, तो वो कहा गया कि ऊँट की तरफ आप देखें कि वो कैसे अजीब पैदा किया गया। वही लस समाई कई फ़रूफ़ियत, आज भी वही आसमान है जो पहले ज़माने में था, ठीक है, पिछले दौरों में था। तो कहा गया है कि आसमान की तरफ कि कैसे बुलंद किया गया है। वह इलल जिबाल कई फ़नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह खड़े किए गए हैं। वह इलल अर्द कई फसुतिहत, और ज़मीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई है। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तो तुम नसीहत करते रहो, तुम नसीहत करने वाले ही हो। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, तुम इन पर दरोगा नहीं, यानी इनके ज़िम्मेदार नहीं हो। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, हाँ जिसने मुंह फेरा और ना माना। ये अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बारे में बयान किया गया है कि जिसने मुंह फेरा और ना माना। फ़युअज़्ज़िबुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह तबारक ताला उसको बड़ा अजाब देगा। इन्ना इलैना अयाबहुम, बेशक इनको हमारे पास लौट कर आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम ही ने इनसे हिसाब लेना है। तो ये बेहतरीन आयत हैं, डायरेक्ट खिताब किया गया है बनीनो इंसान से, सबके लिए मशवरा है कि हम अपने इर्द गिर्द पर, यानी ये जो ऊँट की तरफ इशारा किया गया, आसमान की तरफ इशारा किया गया, पहाड़ों की तरफ इशारा किया गया, ज़मीन की तरफ इशारा किया गया, यानी अपने इर्द गिर्द चीज़ों की तरफ आप गौर व फिक्र करें तो आपको अल्लाह के वजूद की हकीकत का पता लगेगा, और आप उस पर सोच विचार करेंगे तो आप कहेंगे ये खुद से नहीं बने,
तो हर इंसान ने, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए ये गौर फ़िक्र है कि वो इस पर गौर फ़िक्र करे कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पर, तो उसका यकीन अल्लाह पर कामिल होगा। और फिर कहा गया कि जो नहीं करना चाहता, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हम जैसे हम मुसलमान हैं आजकल के, जो हमारे आजकल हालात हैं, तो हमें पता तो है, गौर व फिक्र भी करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन वो वाली बात है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नहीं मानता, तो बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपका काम पैगाम पहुंचा देना है, बाकी आप इनके कोई ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो हिदायत को कबूल करे तो ठीक है, जो नहीं करता तो आप उसकी फ़िक्र ना करें। तो हमने इनसे हिसाब लेना है फिर क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हम इन्होंने हमारे पास लौट कर आना है और हमने इनसे हिसाब लेना है। तो ये आज की आयत थी, आयत ऑफ द डे जो आपके साथ मैंने शेयर की। अच्छा, मैंने कोट ऑफ द डे के बारे में कहा था, तो अब आप बताएं कोई है ऐसा आप में से कि जो अच्छे सा कोट शेयर करे। कोई भी नहीं है? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Yes sir, आ रही है। हाँ हाँ। तो मैंने कोई यस सर आ रही है। तो मैंने कोई मुश्किल क्वेश्चन कर दिया यार। कोट ऑफ द डे ही पूछा है ना, क्या होना चाहिए? सर नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा है। किसने बताया है? सर अफगन शहर ने। अच्छा, शेर अफगान मसीक, अफगान शेर ने बताया नेवर गिव अप। अच्छा, तो ये है कि आपने हमेशा याद रखना है, मैं आपके साथ एक कोट शेयर कर देता हूँ। अ ग्रेट डे स्टार्ट विद द ग्रेट एटीट्यूड। अ ग्रेट डे स्टार्ट विद द ग्रेट एटीट्यूड। तो मैं कहूँगा अ ग्रेट लेक्चर स्टार्ट विद द ग्रेट स्टूडेंट्स। ये कोट ऑफ द डे है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस। मेरे पास भी एक कोड सॉरी, एक कोड मैं भी बताऊं। जी जी बताएं बेटा बताएं। सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है। माशाल्लाह। वो किस चीज का इरादा है? इसके अंदर बताया हुआ है कि इसकी शान है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो इससे फरमाते हैं कि हो जाओ तो हो जाता है। माशाल्लाह, बेहतरीन। इन्नमल अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब उसको कहते हैं हो जाए तो हो जाए। सर यस सर, बहुत अच्छी आयत है। यस सर। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अभी हमारे कुछ लेक्चर्स रह गए हैं, कि कुरान मजीद को स्टडी करें। 2-3 दफ़ा मैंने ख़ुद भी तर्जुमे के साथ पढ़ा है, आपको भी ये दावत देता हूँ, और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। तो इनमें से ज़्यादातर आयतें ऐसी हैं ना, बहुत सारी आयतें कि जिसमें बड़ी मोटिवेशनल बातें की गई हैं, या जिसमें सबक आमोज़ बातें की गई हैं ना, या इंसान को मुखातिब किया गया है, तो वो बंदा पढ़ता है ना अगर, तो उसके इंसान के जो ये रोंठे हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो इंसान ज़रा, बाज़ जो नर्म दिल के हैं तो उनके आंसू भी जारी हो जाते हैं कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये है, मेरी प्रैक्टिस है। और आज हमारा मेरे ख्याल में 12th लेक्चर है। 12th है ना कि 13 है? सर आज हमारा मेरे ख्याल में 13 है। अच्छा, तो मेरी एक प्रैक्टिस है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा, हमारी क्लास में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से, और बहुत नेक स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की हर पिछले तमाम सेशंस में ये ऑन रिकॉर्ड है, और तमाम जितने भी सेशंस गुजरे हैं मेरे फॉल 21 से, उसमें आखिरी लेक्चर के अंदर मैं खुतबा हुज्जतुल विदा जो है हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो बहरिया है पाकिस्तान बहरिया, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था और वहाँ से ही स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशनल होता है, और बड़ा मुझे इस पर मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट उसको पढ़े, वो 20 उसमें पॉइंट्स हैं और वो उसको डिस्कस करे फाइनल जो हमारा लेक्चर होगा लास्ट में।
ठीक है ना। तो वो 2-3 स्टूडेंट्स मिलकर भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है। तो और जब कोई स्टूडेंट नहीं करता तो फिर मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम आखिरी लेक्चर में वो हमारे उसमें इंक्लूडेड होगा, मतलब हम वो करेंगे। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज़रा डाउनलोड कर लें और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। हम वो वैसे भी आखिरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, आज हमारी जो 2 हिस्सों में होगा। जो पहला हिस्सा है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और दूसरा हिस्सा मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट में जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस हैं और इसमें की कंसिडरेशन व्हेन सीकिंग बाय साइड एंड द सेल साइड असाइनमेंट। यानी इन्होंने कहा कि हम आज डिस्कस करेंगे कि जब मर्जर एंड एक्विजिशन होती है और ये अमल जब होता है मर्जर एंड एक्विजिशन का, और ये होता क्या है बेसिकली मर्जर एंड एक्विजिशन। और इसमें जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें 2 साइड्स होती हैं, एक फर्म बायर करने का और दूसरी फर्म सेल करने वाला। तो बायर साइड की भी प्रोस्पेक्टिव को स्टडी करेंगे और सेल साइड को भी करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा मेन डिस्कशन है कि कम्युनिकेटिंग द डील ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। तो ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एक स्टूडेंट की असाइनमेंट में भी है, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, मर्जर जो है, मर्जर एंड एक्विजिशन में यहाँ पर बताया गया कि जो हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड है, फाइनेंशियल वर्ल्ड मींस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट फाइनेंस में जो हम पढ़ते हैं, जो तमाम हमारे इदारे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, तो वो हर टाइम बाद, कुछ अरसे बाद, जब वो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है ना, तो उसके रिसोर्सेज भी उसको उतने दरकार होते हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब ये रिसोर्सेज मीट नहीं हो रहे होते तो फिर कंपनीज अपने डिज़ोल्व की तरफ जाती हैं या डिवेस्टेचर की तरफ जाते हैं, या वो अपनी कुछ एरियाज या कुछ ब्रांचेस या कुछ सेक्टर्स या कुछ जोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं उससे वो निकलती हैं, ठीक है ना। तो या उसमें क्या करते हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर, या वो अपना आपको रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बताया कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं तो उसमें ये लार्ज स्केल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती रहती है बड़े पैमाने पर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। तो हमारे पास ये केस स्टडी भी है, हम अभी डिस्कस करेंगे ये केस स्टडी कि ये कैसे रिस्ट्रक्चरिंग इसमें होती है। फिर इसके बाद इसमें कहा गया है कि सेंट्रल लॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अब ये जब रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो इसमें, इस रिस्ट्रक्चरिंग में हमारे पास कौन करता है ये रिस्ट्रक्चरिंग। हमने जैसे पहले कहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो रोल प्ले करता है एज एन एडवाइज़र, ठीक है। और वो जो फर्म्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और वो फर्म्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इन दोनों को आमादा करते हैं कि ये आपस में एक एग्रीमेंट करें और आपस में कोऑपरेट करें, यानी एक थर्ड पार्टी के तौर पर रोल प्ले करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक का जो सेंट्रल रोल है कि वो ये ट्रांजैक्शंस करे और वो एडवाइस करे दोनों पार्टीज को। तो दोनों कौन सी पार्टी हैं, एक बाय साइड है और दूसरी सेल साइड है। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो एक्वायर करेगी या मर्ज करेगी, तो दोनों को आमादा करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये अपना रोल प्ले करता है। तो इसको समझने के लिए कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन में कैसे होता है, तो ये आज की हमारी डिस्कशन है। अच्छा, इसमें हमने कहा कि मर्जर क्या होता है। तो मर्जर जो है वो प्रोसेस है जिसमें 2 कंपनी कंबाइन हो जाती है, और एक्विजिशन क्या है कि जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, एक कंपनी दूसरी कंपनी को हासिल कर ले, ये एक्विजिशन। जबकि मर्जर में दोनों कंबाइन होकर एक कंपनी, जिस तरह इसमें हमारे पास था नोकिया सीमेंस, ठीक, तो 2 कंपनी थी वो दोनों मिल गई। इसी तरह हमारे पास सोनी एरिक्सन, सोनी अलग कंपनी थी, एरिक्सन अलग कंपनी थी, तो सोनी एरिक्सन मिल गई, तो इन दोनों का मर्ज हो गया, कम्बिनेशन हो गया। आपने देखा ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, ठीक है ना, तो ग्लेक्सो अलग था और दूसरी कंपनी अलग थी। तो बहुत सारी इस तरह की हमारी एग्जांपल्स हैं जिसमें 2 डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं वो मिलकर एक प्रोजेक्ट या एक फर्म बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह
अगर एक फर्म दूसरी फर्म को खरीद ले तो वो हमारा बन जाता है एक्विजिशन, एक्वायर करना। जिसा अभी मोस्ट रिसेंटली यूफोन ने टेलीनॉर को एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। आपने ये न्यूज़ में सुना भी होगा कि यूफोन ने टेलीनॉर के शेयर्स ले लिए और टेलीनॉर को परचेज कर लिया और साल 2 के अंदर वो मुकम्मल डिसॉल्व हो जाएगा। यूफोन को जो पीटीसीएल का ब्रांड है, तो पीटीसीएल ने वतीन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, वतीन, उसको ले लिया। जोंग ने सॉरी ये वारिद का नाम सुना था ना, वारिद टेलीकॉम, 0321 उनका कोड था। तो वो जैज वालों ने उनको एक्वायर कर लिया। तो एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के तमाम एसेट्स, लाइबिलिटी, सब कुछ वो पे करके हासिल कर लेती है, ये एक्विजिशन है। जबकि मर्जर जो है वो दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी या एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस दोनों में ये फर्क है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन कैन बी अ कॉम्प्लेक्स, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, यानी इतना आसान नहीं होता कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले या मर्ज कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 इसमें क्या है, इसमें 4 मेन एलिमेंट्स है। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मीन्स के इसके ओवरऑल कंपनी ए थी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मोबिलिंक जैज, ठीक है, और कंपनी बी जो है थी वो वारिद थी। तो दोनों की रिसोर्सेज और दोनों की कंपटीशन और दोनों की जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ये डिसाइड करना दोनों कंपनी के लिए कि दोनों की मुश्तरका चीज़ें क्या हैं, और फिर वो बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी से के दरमियान मुआहदा तय होगा। फिर जहां पर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए नेगोशिएशन होगा, या प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट होगी, या नेचर ऑफ वर्किंग डिफरेंट होगी, या सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट होंगे। पहले था यूनियन बैंक को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक्वायर कर लिया था। तो यूनियन बैंक की जो सॉफ्टवेयर होंगे वो अलग होंगे, वर्किंग स्टाइल अलग होगा, स्टाफ अलग होगा, दूसरा बैंक अलग होगा। अभी आपने मोस्ट रिसेंटली सुन रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन में पीआईए का आपने सुना है ना कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं, कि वो पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हो जाए। तो प्राइवेटाइजेशन में जब जो बंदा भी पीआईए को एक्वायर करेगा तो उसमें क्या करेंगे, या पीआईए को दूसरी फर्म के साथ मर्जर करना पड़ेगा। तो मर्जर तो खैर ये नहीं करेंगे, एक्विजिशन का ही होगा, जितना कि इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो उसके अगेंस्ट। तो ये फिर दो पार्टीज जिसमें नेगोशिएट करेंगी कि वो कहेंगे हम अपना स्टाफ रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पर नेगोशिएशन होगी, सर्विसेज पर नेगोशिएशन होगी कि सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करने हैं, जहाज़ों की लीजिंग का मामले में। ये तमाम मैटर जो हैं दोनों पार्टीज, जहाँ पर भी आप जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप ज़ाहिर बात है कि जब उनके साथ खरीदना चाह रहे होते हैं तो उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये नेगोशिएशन भी जो इट्स अ पार्ट ऑफ विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, कि इतना आसान नहीं होता। हम तो नेगोशिएशन को बड़ी आसानी से डिस्कस कर लें, लेकिन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो फिर वहाँ पर नेगोशिएशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। 3rd नंबर पे फाइनेंशियल एनालिसिस है। जी बेटा, सर सवाल है, ये नेगोशिएशंस एसेट्स और कैपिटल के ऊपर भी होती है ना? जी ये उसी के हवाले से नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये जो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं ना कि ये यहाँ पर कि नेगोशिएशन होगी, तो ये बेसिकली ये उन नेगोशिएशन एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये उनकी लाइबिलिटीज पर है कि, और दूसरा ये कि ये कितने एसेट्स उनके पास रिसोर्सेज हैं और कितनी लाइबिलिटीज उसमें से ओवरकम करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये उससे रिलेटेड है, यानी जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और फंड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी उसका हिस्सा है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी उसका हिस्सा है, फिजिकल रिसोर्स भी उसका हिस्सा है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज भी उसका हिस्सा है। तमाम चीज़ों पे नेगोशिएट करेंगे तो फिर मर्जर एंड एक्विजिशन की डील जो है वो आगे जाएगी, और इसको हेल्प करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक अपना रोल प्ले कर रहा है। 3रे नंबर पे फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी ऊपर बात की थी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, रिसोर्सेज की बात की, और रिसोर्सेज की वैल्यूएशन का मसला कि उसको वैल्यूएट किस करना। फॉर एग्जांपल ये रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको अभी पीआईए की एग्जांपल दी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन में वारिद और मोबिलिंक की मिसाल दी थी। तो उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, तो उनकी वैल्यूएशन किस समय की जाएगी उन रिसोर्सेज की,
ठीक है ना, रिसोर्सेज की वैल्यूएशन किस तरह की जाएगी। जिस तरह पीआईए के पास जहाज हैं तो जहाज की क्या मालियत है, उनके पास बिल्डिंग्स हैं तो उस बिल्डिंग की वर्थ कितनी है, उसकी मालियत कितनी है, ठीक है ना। इसकी फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है और आप वो बेचना चाहते हैं, तो आप उसकी प्राइस रखेंगे, या मोबाइल है तो आप उसको बेचना चाहते हैं, आप उसकी एक प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्राइस है, आइडेंटिफाइड प्राइस, वो मस्ट बी मीट विद द पर्सन हु जो के लेना चाहते हैं, तो उसको डिफाइन करना ना, उस प्राइस सेट करना। आसान हो जाए, 1 मिनट में जरा ब्रेक दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था कि रिसोर्सेज जो हैं उनका एनालिसिस। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ना, और ये जो असाइनमेंट दी थी आपको पिछली दफ़ा, ये उसकी असाइनमेंट थी जो कंपनीज को सेलेक्ट करने की, याद है आपको? यस सर। जी, तो मैंने उसमें कंपनी की असाइनमेंट में आपको कहा था कि उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है, और आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर भी किया था, जलाल ने किया था आई थिंक, कि उसमें एक और स्टूडेंट थी फीमेल, उन्होंने भी शेयर किया था, प्रिंट्स लाए थे, उसमें एनालिसिस हुआ था, फाइनेंशियल एनालिसिस कि इनके एसेट्स कितने हैं, और उनके रेशो एनालिसिस था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस था, ठीक है, डिफरेंट रेशोज कैलकुलेट किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, रेशो एनालिसिस का। तो वो जो रेशोज थे, फाइनेंशियल रेशोज थे, या उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस था, या डिफरेंट एनालिसिस हैं, उनकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ये फैसले जो लिए जाते हैं ना, ये उन एनालिसिस की बेसिस पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बेसिस पे लिए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन का एनालिसिस है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये भी उसमें शामिल होता है, ये भी किया जाता है, ठीक है। फिर है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के उसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं, कानूनी कागजात हैं, ठीक है, वो जो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजेस हो सके उनको लीगल डॉक्यूमेंट, या प्रेजेंट हो सकें, वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सके। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह स्टाम्प पेपर्स होते हैं, या कंपनी की जो फॉर एग्जांपल वाउचर्स होते हैं जिन पर बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, लेटर पैड्स होते हैं, ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें जिन पर लिखकर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको फैसिलिटेट करने के लिए, और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक ही फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। अगर कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन करती है और वो खुद भी एनालिसिस करती है, कंपनी के पास भी रिसोर्स होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक भी उसका रोल प्ले करता है, और इस रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है दोनों पार्टीज को, दोनों कंपनीज को। अच्छा,
इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ये जो दो साइड हैं, कौन कौन सी साइड? बाय साइड और सेल साइड, ठीक है ना, ये मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन में। तो बाय साइड जो है, बाय साइड इज द साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी बाय साइड रेफर करता है साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन को, वेयर इन्वेस्टर और द कंपनी इज लुकिंग टू एक्वायर और मर्ज विद अनदर बिजनेस, ठीक, जहां पर एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के साथ एक्वायर करने के लिए या उसके साथ मर्ज होने के लिए दूसरे बिजनेसेस के लिए वो अपनी विलिंगनेस शो करता है कि वो बाय करना चाह रहा है, ठीक। द गोल ऑफ द बाय साइड इज टू आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट एंड परचेज द टारगेट कंपनी। तो उनका मकसद क्या है? द गोल मीन द ऑब्जेक्टिव, द एम, द पर्पस ऑफ द बाय साइड, कि वो आइडेंटिफाई करे, एवेल्युएट करे एंड देन परचेज करे टारगेट कंपनी को। जिस तरह मैंने अब मिसाल दी थी आपको कि कितनी सेक्टर्स थे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जो हमारे पास कंपटीशन था, तो उसमें जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास यूफोन है, हमारे पास वारिद था, हमारे पास उस वक्त जोंग, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, मोबिलिंक, ठीक। तो मुख्तलिफ कंपनीज थी। तो यूफोन के पास कौन कौन से अल्टरनेट थे, कौन कौन सी अदर साइड जिनको उन्होंने कहा कि हम बाय करें और मार्केट शेयर इनका कैप्चर करें, ठीक है ना, जो टेलीनॉर सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसके लिए वो आइडेंटिफाई करना, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि टेलीनॉर के पास जो रिसोर्सेज है हम एक्वायर कर सकते हैं, उनको एवेलुएट भी किया होगा जो रिसोर्सेज हैं उनके, और फिर फाइनली उनको ऑफर दी होगी कि यूफोन ने टेलीनॉर को ऑफर दी होगी कि हम आपको पे करते हैं और आप हमें साथ। इसी तरह बहुत सारे एयरलाइन इंडस्ट्री की मैंने जो मिसाल आपके सामने दी है, तो इस वक्त पाकिस्तान में डिफरेंट एयरलाइन इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं। तो पीआईए को कौन सी एयरलाइन इंडस्ट्री वो करे, अगर इनकी कंपटीशन में कोई कंपनी हो और वो खरीदना चाहे, तो वो पहले उनको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके एवेल्युएट करेंगे उनके रिसोर्सेज को और फाइनली वो परचेज करने के लिए ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ये बाय साइड की जो साइड है जिसमें ये रोल परफॉर्म किया जाए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक क्या रोल प्ले करेगा? तो पहले नंबर पर क्या है, एडवाइजिंग द बायर, बायर को एडवाइस करेगा। बायर कौन है? जो खरीद रहा है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, तो जो खरीदने वाला है उसको एडवाइस करेगा और उनको हेल्प करेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, कि जी आप ये खरीद लें, आपका इसमें फ़ायदा है, और उनको जो आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल टारगेट को, और बायर की जो स्ट्रेटेजिक गोल है उनको भी डिफाइन करेगा, यानी एडवाइस करेगा, उसको आमादा करेगा कि आप दूसरी कंपनी के रिसोर्सेज को एक्वायर कर लें, आप दूसरी कंपनी को ख़रीद लें, ठीक। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल होगा इसमें। दूसरा जो रोल है, जो आपको मैंने बताया भी, एक स्टूडेंट को मैंने असाइनमेंट भी दी है, उसमें शामिल है, वो है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस जो है वो एग्जामिनेशन है ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उनके ऑपरेशंस की, उनकी लीगल स्टैंडिंग की, ठीक है, उनके पोटेंशियल रिस्क की, ये तमाम जो है ये ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है बायर को, यानी जो बायर कंपनी है जो खरीदना चाह रही है, कि परफॉर्म करे ड्यू डिलिजेंस को, ठीक है। और ये ड्यू डिलिजेंस कैसे परफॉर्म करेगा? वो परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ टारगेट कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, उनके लीगल स्टैंडिंग है और उनकी पोटेंशियल रिस्क है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक उनको आमादे करेगा। इससे ये तमाम एनालिसिस करने के बाद, रिस्क डिटरमिन करने के बाद, ये इंश्योर किया जाएगा कि बायर जो है वो ख़रीदने के काबिल है कि नहीं। जैसा मैंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास सऊदीया एयरलाइन पीआईए को एक्वायर करना चाहे, सऊदीया एयरलाइन पीआईए को ख़रीदना चाहती है, तो सऊदीया एयरलाइन जो है या एमिरेट्स एयरलाइन, वो क्या करेगा? सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह भी बताया कि सऊदीया एयरलाइन पीआईए के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थॉरली, उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑनर इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं इनको थॉरली क्या करेंगे? इन डेप्थ इनका एनालिसिस करेंगे।
फिर ये देखेंगे अगले स्टेप में इनके ऑपरेशंस का एनालिसिस करेंगे, फिर उनकी लीगल स्टैंडिंग के ये इनका अपना है लीगली या इन्होंने सारे लीज पे लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पीआईए के पास 50 जहाज है, तो 50 जहाज जो उनके पास हैं ये सारे लीज पर हैं कि इनके अपनी स्टैंडिंग है, लीगल स्टैंडिंग इनका अपनी है, ऑनरशिप अपनी है, और उनकी जो रिस्क फैक्टर है, पोटेंशियल रिस्क, वो भी उसमें आइडेंटिफाई होगा। ये तमाम चीजें जो है ना ये ड्यू डिलिजेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो रोल प्ले करता है बाय साइड की। फिर कहा गया वन ऑफ द की जो नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ टारगेट कंपनीज है, तो ये एक की टास्क है बैंक का कि वो बाय साइड का कि वो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे और फेयर वैल्यूएशन करे। फेयर वैल्यूएशन के मतलब उनके रिसोर्सेज को की जो वैल्यू डिटरमिन करना है उसकी फेयरनेस होनी चाहिए, उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कोई गलत रॉन्ग उसकी वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। मैं एक मिसाल जैसा भी मैंने आपकी एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेल योर मोबाइल फ़ोन किसी को सेल करना चाहते हैं, तो आपने उसकी प्राइस सेट कर ली, लेट्स से 30,000 रुपीज़। अब जो खरीदना चाह रहा है वो उसकी वैल्यूएशन करेगा, किसी दुकानदार के पास जाएगा, किसी टेक्नीशियन के पास जाएगा और उसको दिखाएगा ये मोबाइल फ़ोन है, इसकी क्या प्राइस है, जो वो प्राइस बताएगा तो आप उस पर खरीद लेंगे। इसी तरह यही काम वैल्यूएशन का बैंक्स करते हैं और कंपनी करती है, वो खुद भी वैल्यूएशन करती है, वो किसी थर्ड पार्टी से भी करती है। अब इस वैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन ऑफ टारगेट कंपनीज, तो ये वैल्यूएशन ऑफ टारगेट कंपनी के लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिनके जरिए किया जाता है। तो नंबर 1 इसमें जो मेथड है उसको कहते हैं, नंबर 1 मेथड है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। क्या कहा जाता है? कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। हमने ये पहले डिस्कस भी किया था, कोई बताएगा ये कौन सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था? CCA, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। ये जो था हमने रेलेवेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस में कहा था, रेलेवेंसी में, जिसमें हम जो रेलेवेंट कंपनी है वो एनालिसिस करते हैं। फिर दूसरी कंपनी यानी मार्केट में जो और कंपनीज है उस तरह की, उनके साथ एनालिसिस, उनके साथ कंपैरिजन करके। दूसरे नंबर पे है कि हम इसमें प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस के, इससे पहले जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कोई किसी और कंपनी ने भी पहले किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया सेम इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल मैंने टेलीकम्युनिकेशन की मिसाल दी, तो अभी अगर यूफोन ने टेलीनॉर को एक्वायर किया तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ हिस्ट्री में, पहले भी एक एक्विजिशंस हुई हैं। तो पहले किसा हुई है कि पाक टेलीकॉम जो थी, जोंग ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ कंपनीज की हमारे पास एग्जांपल फिर वर्ल्ड लेवल पर भी हुई हैं। तो जो प्रेसिडेंट्स है जो पहले तय हो चुका है उसको भी सामने रखा जाता है। और लास्ट में हमने इसमें एनालिसिस जो पढ़ा भी है प्रीवियस बिफोर मिड टर्म, वो डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस है, ठीक है ना। जो कैश फ्लोज उन्होंने रिसीव की उनको डिस्काउंट किया जाए, या उनकी फ्यूचर अर्निंग्स को, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को डिस्काउंट करके देखें तो शायद वो उसकी वैल्यू डिटरमिन हो जाए, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल है। फिर नेगोशिएटिंग द डील, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेगोशिएटिंग द डील। तो ये एक रोल साइड जो है, बाय साइड का जो रोल है इन्वेस्टमेंट बैंक प्ले करती है, उसमें एक नेगोशिएशन भी है, ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट करती है नेगोशिएट द टर्म्स, ठीक है, कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, नेगोशिएशन किस पर की जाएगी, ये भी डिफाइन करती है इन्वेस्टमेंट बैंक। जिसका फॉर एग्जांपल मैंने जिसका पहले भी कहा था कि प्राइस एंड स्ट्रक्चर, जो प्राइस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ऑफ द शेयर्स, ऑफ द एसेट्स, ऑफ द रिसोर्सेज, उसमें नेगोशिएट करना, और ये नेगोशिएट करना कि डील को फाइनलाइज करने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास स्टॉक्स हैं, उनको किन प्राइसेस पर बाय किया जाए, ये भी उसमें शामिल है। तो टोटली इसमें जो नेगोशिएशन है, ये हमने जो रिसोर्सेज ऊपर वैल्यूएट किए थे उनके ऊपर नेगोशिएशन करना है। फिर है फाइनेंसिंग द एक्विजिशन। फाइनेंसिंग द एक्विजिशन का मतलब ये है कि जो बाय साइड इन्वेस्टमेंट बैंक रोल प्ले करता है उसमें वो सिक्योर करता है फाइनेंसिंग करने को,
ठीक है ना, यानी वो अगर फाइनेंसिंग करती है तो उसमें वो उसको सिक्योर करता है, डेट को सिक्योर करता है, इक्विटी को सिक्योर करता है, या उसको हाइब्रिड फाइनेंसिंग करता है, ठीक है, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें लेंडर या जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी पूरी की जाती हैं। तो ये फाइनेंसिंग द एक्विजिशन में मतलब ये है कि एक्विजिशन को कामयाब बनाने के लिए थोड़ा बहुत उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। तो दोनों फॉर्म में होता है। और लास्ट में है डील एग्जीक्यूशन। डील एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जब नेगोशिएशंस हो जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो हैं बाय साइड वाले, जो बाय साइड यानी जो खरीदना चाह रहे होते हैं फर्म्स दूसरी फर्म को, तो उनको इन्वेस्टमेंट बैंक जो है फैसिलिटेट करती है कि ये एग्जीक्यूशन कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। और उनको रेगुलेशन, जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, उनको का अप्रूवल, उनका जो लीगल स्टेटस है, लीगल कंडीशन है, उसको भी मेट करने में उनकी मदद करती है ताकि ये डील फाइनलाइज हो जाए। और इससे इन्वेस्टमेंट बैंक को भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, तो वो ये तमाम रोल्स परफॉर्म करते हैं। फिर सेल साइड पर, अब दूसरी साइड पर आ गए। जो दूसरी साइड है वो सेल साइड है। तो जो सेल साइड है वो साइड का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जहां पर कंपनी अपने रिसोर्सेज को डाइवेस्ट सेल करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ। ठीक, द गोल ऑफ द सेल साइड इज टू मैक्सिमाइज द सेल प्राइस एंड ऑप्टिमाइज द ट्रांजैक्शन टर्म। तो इस सेल साइड का ये काम है कि वो उसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बुनियादी गोल है, कि वो मैक्सिमाइज करे सेल प्राइस को और ऑप्टिमाइज करे ट्रांजैक्शन को, उसकी ऑप्टिमल वैल्यू को डिटरमिन करे ताकि सेल आसानी से हो जाए। इसके लिए रोल क्या प्ले करता है सेल साइड के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या रोल प्ले करता है? तो नंबर 1 उसमें ये रोल प्ले करता है कि एडवाइजिंग जो रोल है वो बाहर साइड वाला भी इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा है और सेल साइड वाला भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जरूरी नहीं है कि एक ही इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों के दरमियान डील करो। ये मुमकिन है कि पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल यूबीएल इंसिस्टिंग द बाय साइड है फॉर एग्जांपल ब्लू, एयर ब्लू। तो एयर ब्लू, या मैंने आपको उसका एग्जांपल दी थी सऊदी एयरलाइन की, कि सऊदी एयरलाइन इफ गोइंग टू एक्वायर, अगर सऊदी एयरलाइन एक्वायर करे दूसरी जो कंपनी है पीआईए को, तो इसके लिए सऊदी एयरलाइन किसी बैंक के साथ एज एडवाइज़र रोल प्ले करेगा और उनसे कहेगा कि आप हमें एडवाइस करें। तो इनके लिए बाय करने के लिए उन्होंने सऊदी एयरलाइन को कहा कि आप कोई बैंक को हायर कर लिया, ठीक है, वो यूबीएल, लेट से यूबीएल बैंक को हायर कर लिया या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को हायर कर लिया। इसी तरह जो सेल साइड है वो भी किसी दूसरे बैंक को ले सकते हैं, एक बैंक भी हो सकता है और अलग अलग बैंक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बैंक का एक रोल है कि वो क्या करे, एडवाइस करे दूसरे बैंक को, कंपनी को, कि आप इनके फाइनेंशियल, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेस्ड ऑन द देयर लिमिटेशंस, देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, वो उनको कहे कि भाई आपने ये बिजनेस खरीदना है या नहीं करे, ये इसको डिटरमिन करने में उनको मदद करे, उनके साथ हेल्प करे। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिपेयरिंग द बिजनेस फॉर सेल, कि वो बेचने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी करने में मदद दे, ठीक है, उसको रेडी करे कि वो आसानी के साथ जो है कंपनी फरोख्त हो जाए, बिक जाए। ठीक, पीआईए ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ली ताकि वो ना सिर्फ उनको बिकवा दे बल्कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करके और लीगल स्टेटस, उनका टैक्स स्टेटस जो है वो उसको बेहतर बनाकर ये कंपनी फरोख्त हो जाए। थर्ड नंबर पे है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ये दोनों साइड पर था, वैल्यूएशन सेल साइड पर भी और बाय साइड पे, दोनों पे, कि जो एसेट्स हैं वहां पर था खरीदने वाले, यहां पर है बेचने वाले। तो जो बेचने वाले हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो अपने एसेट्स को अच्छी तरह वैल्यूएट करें। ये ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो और ये भी ना हो कि अंडर वैल्यू हो। अभी आपने रिसेंटली देखा कि पीआईए की जो ऑक्शन हो रही थी तो उसमें बहुत मिनिमम अमाउंट उसकी ऑक्शन में आई, बिड आई, मतलब बहुत कम पैसे आए, जिसके ऊपर फिर उन्होंने उसको फरोख्त नहीं किया। इतना तो उसकी जहाज की कीमत नहीं थी जितनी की उसकी वैल्यू लग रही थी। तो ट्रू वैल्यूएशन के लिए अभी ऑर्डर दे दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप इसकी सही वैल्यूएशन करें। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका ये रोल होता है, उसका ये किरदार है कि वो सेल साइड का जो रिसोर्सेज हैं, जो बिजनेस है, उसकी अप्रोप्रिएट सेल प्राइस को डिटरमिन करें।
कि उसके रिसोर्सेज की क्या प्राइसेस हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूएशन है ये मुख्तलिफ मेथड्स की बेस पर होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्यूरेट वैल्यूएशन हो और जस्टिफाइबल हो, ताकि वो आसानी से सेल हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग कहते हैं टू इन्फॉर्म द पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। वो बंदा उसको इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों और अच्छा सेलर जो सेलर है उसको अच्छा बायर मिल जाए। तो जो सेल साइड है इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें क्रिएट करता है मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। टीजर जिसे कहते हैं, ऑफन कॉल्ड टीजर, वो टीजर को बनाता है और हाईलाइट करता है उनकी स्ट्रेंथ्स को और उनकी जो पोटेंशियल उनकी जो वीकनेसेस है उनको ओवरकम करके उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको, यानी प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उसमें वो आमादा करते हैं कि वो जो बाइंग साइड है वो आसानी से इसको ख़रीद ले और कोई बीच में डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसके लिए एक डिटेल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक, वो उसको बनाते हैं ताकि वो आसानी से जो है सेल हो जाए, उसको पढ़कर बायर जो है आसानी से वो ख़रीद ले। नेक्स्ट इसमें पॉइंट कहा गया कि आइडेंटिफाइंग, जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई करे दिस वन, आइडेंटिफाइंग एंड अप्रोचिंग द पोटेंशियल बायर। अब बायर कौन खरीदेगा, ठीक है। अगर मार्केट में लोग ज़्यादा हों तो उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन खरीदने वाला हो सकता है और उसको अप्रोच किया जाए, उसको ऑफर किया जाए कि हम अपने रिसोर्सेज को सेल करना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी बेशुमार इस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, जिस तरह पहले था उबर, करीम और बेशुमार कंपनीज आई और गई इसी तरह। तो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन पोटेंशियल बायर हो सकता है, ये भी इस इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल है, ठीक। और वो ये करता है कि सेल साइड में इन्वेस्टमेंट बैंक आइडेंटिफाई करता है और अप्रोच करता है पोटेंशियल बायर को कि क्या ये स्ट्रेटेजिक बायर हो सकते हैं कि नहीं, क्या ये सेम इंडस्ट्री के हैं कि नहीं, ठीक है, ये इस काबिल हैं कि ये ख़रीद सकें, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल बायर है, जो उनकी प्राइवेट इक्विटी है, उनके फर्म्स हैं, उनके जो वेंचर कैपिटल है, उसको आइडेंटिफाई करें, उनको देखें, उनको उनका एनालिसिस करें। तो इनका जो बुनियादी गोल है वो एक कम्पिटिटिव इंटरेस्ट क्रिएट करना है टू ड्राइव अप द परचेज, कि वो आसानी से परचेज करने वाला बायर जो है उसको ख़रीद ले। नेक्स्ट है इसका जो अगला पॉइंट है वो है ऑक्शन प्रोसेस। ऑक्शन प्रोसेस का मतलब है, ऑक्शन का मतलब है बिड ऑफर करना, ठीक है ना, ऑक्शन नीलाम करना। तो अक्सर जो सेल साइड वाले इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वो कंडक्ट करते हैं ऑक्शन प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, जितने भी बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर ऑफर की जाती है कि भाई हम ये सेल कर रहे हैं और इसकी प्राइस ये है, तो आप अब अपनी ऑफर दें। एक सेल ऑफर होती है, एक बायर ऑफर होती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑप्शन प्रोसेस में मदद करता है और उनको ऑफर सबमिट करता है और वो इस पर बिडिंग होती है और कंपटीशन होता है एक अच्छा खासा, और जो ज़्यादा बिड करेगा, जो ज़्यादा प्राइस रखेगा, बस उसको फिर फरोख्त कर दी जाएगी। एक आसान सी चीज़ है, मतलब इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। बस ये है कि जब वो ऑक्शन के लिए पेश किया जाता है तो जो ज़्यादा बिड प्राइस देगा तो वो उसी को सेल कर दी जाएगी। अब किसी ने प्राइस दे दी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करना, उसके लिए नेगोशिएशन होगी। तो इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है नेगोशिएशन में, ताकि वो सेलर जो है नेगोशिएट करे जो डील करने के लिए, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल बनाकर और या आसानी से ये डील को मुकम्मल कर दे। चाहे ये कैश बेस हो या स्टॉक बेस हो या वो वारंटी बेस हो, ये तमाम चीज़ें उस डीलिंग में शामिल हैं। अब आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू बाय, आजकल होम अप्लाइंसेस पर जो है बहुत ज़्यादा सेल ऑफर्स आई हुई हैं। तो जो सेल करने वाले हैं वो ऑफ़र देते हैं डिफरेंट प्राइसेस को और वारंटीज़ ऑफ़र करती हैं, ठीक है, वारंटीज़ देते हैं उनको मुख्तलिफ। तो ये जो सेल साइड है वो अपनी डील को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑफ़र्स देती हैं, सही है, और उन ऑफ़र्स की बेस पर कंपनी जो है वो उसको एक्वायर करती है, उसको ख़रीदती है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन डील के बाद मैनेजिंग द सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस को मैनेज किस तरह किया जाएगा।
तो ये थ्रू आउट द सेल प्रोसेस जो सेल बैंक जो सेल साइड का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है ट्रांजैक्शन को, कीपिंग एवरीथिंग ऑन ट्रैक, के हर काम जो है प्लान के मुताबिक हो और जो प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ हैं कि ताकि जिनके बेसिस पर ये आसानी से सेल हो जाए, हमने ऊपर डिस्कस भी किए हैं, तो वो परफॉर्म हो और आसानी से वो कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद ले और उनके दरमियान नेगोशिएशन करवाना और उनको नेगोशिएशन को कामयाब करना, ये उसमें शामिल है। अच्छा, तो इसमें मज़ीद मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ और वो है की डिफरेंस बिटवीन द सेल साइड एंड द बायर साइड। ओके, आप लोग ये देख रहे हैं, स्लाइड नज़र आ रही है आपको? अच्छा Yes, sir. अच्छा, इसमें आप देखें एक बाय साइड है जो कि लाइट ब्लू कलर में और एक सेल साइड है जो कि लाइट ऑरेंज कलर में है। तो इसमें आप देखें कि पहले नंबर पे है क्लाइंट ऑब्जेक्टिव। दोनों के ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? पहला जो बाय साइड है उसके ऑब्जेक्टिव में ये है कि वो टारगेट कंपनी को तलाश करे, बाय साइड का, कि वो टारगेट कंपनी को जिसको उसने एक्वायर करना है। और सेल साइड क्या है कि वो अपने एसेट्स को जिसको वो बेचना चाहता है उसको वो उसके लिए पोटेंशियल बायर तलाश करे। ठीक है, तो ये दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं। दूसरा उसका क्या है, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या रोल है इन दोनों के दरमियान? ये इन्वेस्टमेंट बैंक का ये रोल है कि वो एडवाइस करता है बाय साइड को कि वो ड्यू डिलीजेंस करे, यानी कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस मैं बता चुका हूँ पहले कि वो उसका फाइनेंशियल एनालिसिस, लीगल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, तमाम कंप्लीट एनालिसिस करे और उसमें फाइनेंसिंग के लिए हेल्प करे। जबकि सेल साइड पर उसके ऑपोजिट दूसरी जो फर्म है उसके साइड पर वो एडवाइस करता है कि सेल को मैक्सिमम सेल प्राइस पर वो फरोख्त हो जाए और कंपनी को अच्छा बेनिफिट मिले, उसको अपने एसेट्स और अपनी रिसोर्सेज बेचने पर अच्छा मुआवजा मिले और कम बैंक को भी उससे फ़ायदा हो। तो ये एक दूसरा उसका जो रोल है वो हमने डिस्कस किया। तीसरा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में कहा गया है कि जी जो बाय साइड का है वो अपने एसेट्स को जो उसके पास वो फेयरली उसको जिसको उसने एक्वायर करना है, जिसको उसने ख़रीदना है, उसकी जांच पड़ताल, उसके एसेट्स को एसेस करना वो एक फेयर तरीके से हो और टारगेटेड तरीके से हो। जबकि जो सेल साइड है उसका फोकस ये होता है कि उसकी मैक्सिमम प्राइस लगाई जाए जिन एसेट्स को वो फ़रोख्त कर रहा है। जिसका मैंने आपको अभी बताया है कि PIA जब आगे फ़रोख्त की जाएगी तो उसके लिए कंपनी एनालिसिस करेगी और वैल्यूएशन करेगी। फिर दोनों साइड में नेगोशिएशन होंगी, तो बायर साइड की जो नेगोशिएशन है वो फेवरेबल प्राइस के लिए होगी और सेल साइड के लिए है कि हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है। दोनों में ये जो बुनियादी नेगोशिएशन का डिफरेंस है। इसी तरह मैंने कहा कि ड्यू डिलीजेंस इसमें बायर साइड में हेल्प करता है कि कंडक्ट किया जाए ड्यू डिलीजेंस ऑन द टारगेट उसमें कि वो जो टारगेट कंपनी है उसकी ड्यू डिलीजेंस की जाए और उसको ख़रीदने के लिए। जबकि जो सेल साइड है वो इंश्योर करता है कि उसके बिजनेस प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस वहाँ पर भी हो और उसमें ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट ना आए। और नेक्स्ट इसमें फाइनल जो है वो है मार्केट इन्वॉल्वमेंट। मार्केट इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जितने आप सेलेक्टिव होंगे, चूजिंग होंगे, तो उतना आपके लिए कंपनी को एक्वायर करना आसान हो जाएगा। और अगर ये ब्रॉड होगा तो कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो उस मार्केट को में से कौन सी कंपनी को ख़रीदे और कौन सी को नहीं ख़रीदे। तो ये बाय साइड की है। जबकि सेल साइड जो है वो मार्केट इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कर सकता है कि वो एक ब्रॉड मार्केटिंग करे और उसमें कंपनी की मल्टीपल पोटेंशियल बायर, जितने ज़्यादा बायर होंगे उतना उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अच्छे प्राइस पर उसको फरोख्त करे। तो ये कुछ उसके 6 डिफरेंसेस हैं जिनके दरमियान बायर साइड और सेल साइड के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करती हैं दोनों की ट्रांजैक्शंस को। अब ये एक बायर साइड का एक प्रोसेस है जो कि हमने यहाँ पर देखा है
5 स्टेप प्रोसेस। दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस जिसमें ये डील इन्वॉल्व होती है और ये डील तय पाती है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जी सबसे पहला जो स्टेप है, नंबर 1 काम जो है वो है कि डेवलप स्ट्रेटजी। डेवलप स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि सबसे पहला काम जो बाय साइड करता है कि वो स्ट्रेटजी बनाता है, वो प्लानिंग करता है, ठीक, कि वो उसने किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो उसके लिए उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, उसके पास उसने जिस कंपनी को लेना है उसकी रिसोर्सेज के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, उसकी वीकनेसेस के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। जब वो तमाम मालूमात उसके पास आ जाएगी तो उसके बाद उसने वो कंपनी को एक्वायर करना है। नंबर 2 इसमें कहा गया टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब आपने ये तमाम चीज़ें एक पीस ऑफ पेपर पे लिख ली। अब देखना है कि कंपनी कौन कौन सी अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। नंबर 3 है आपने उसको ड्यू डिलीजेंस करना है और उसकी वैल्यूएशन करनी है, हर तरह से उसको चेक करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है और फिर फाइनली डिसाइड करना है कि कंपनी को खरीदें या ना खरीदें। फिर नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4 में कि फाइनेंसिंग और रिस्ट्रक्चरिंग द डील, यानी डील को तय पाने के लिए उसमें किरदार अदा करना है और फाइनली उस डील को क्लोज करने के लिए उसको पर अमल दरामद करने के लिए बाय कंपनी जो इंटरेस्टेड होती है दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए वो अपना रोल प्ले करती है। तो ये बुनियादी तौर पर ये इसमें 5 स्टेप्स थे जो वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा वजीहा, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
यस सर, आ रही है, अब आई है। अच्छा, तो अभी बाकी स्टूडेंट्स का भी इंतज़ार करते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मसला है कि इसमें पता नहीं लग रहा कि अचानक एंड हो गया और मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा था और उसमें फिर मैंने देखा कि आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं है। मैं क्वेश्चंस भी कर रहा था। एनी हाउ, मैंने लिंक शेयर किया है, आप भी ग्रुप में कह दें, जो लोग नहीं आ रहे उनको इन्फॉर्म कर दें। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्कशन है और इसमें जो मज़ीद हमारे पास तकरीबन कुछ केस स्टडी है एक थोड़ी सी, तो वो भी हमने इसमें डिस्कस करनी है। ज़्यादा इतना डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। केस स्टडी भी छोटी सी है। तो मैंने ये प्रोसेस डिस्कस किया था कि बाय साइड का प्रोसेस है जिसमें उन्होंने 5 स्टेप्स थे। इसी तरह सेल साइड का भी प्रोसेस है और सेल साइड में जो हमारे पास प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ये स्ट्रेटजी डेवलपमेंट बाय साइड के लिए भी है और सेल साइड के लिए भी है, जिसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और फिर टारगेट आइडेंटिफिकेशन, यानी सेल साइड वाले जो बायर हैं उनके लिए उनकी तलाश में होंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, रिसोर्सेज करेंगे, अपने की वैल्यूएशन करेंगे और उनको पोटेंशियल बायर को तलाश करेंगे, ठीक है। और अपनी तमाम रिसोर्सेज को एवेल्यूएट करेंगे और उसकी इफेक्टिव प्राइसेस को डिटरमिन करेंगे ताकि वो आसानी से वो क्या हो सके, फ़रोख्त हो सके। फिर इसके बाद उसने कहा कि ये ड्यू डिलिजेंस जब हो जाएगा तो उसके बाद है फाइनेंसिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी डील के लिए। अगर जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल करने के लिए अगर उनको कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएट करना पड़े तो वो उसके लिए फाइनेंसिंग भी करेंगे, ठीक, फाइनेंसिंग भी कि कुछ पेमेंट्स भी देंगे। अच्छा, ये कौन है, एरर शो कर रहा है, समथिंग रॉन्ग। तो दोबारा इसमें शेयर कर देता हूँ कॉपी लिंक। जी, रिदा आ गई। अच्छा, इसमें मैं रिदा आपको फिर दोबारा पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है सबको एडमिट करना है, ठीक है रिदा। ओके, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जिस तरह प्रोसेस में जो मेजर एंड नेगोशिएशन का प्रोसेस है उसमें बाय साइड की और सेल साइड की दोनों की मुश्तरका जो चीज़ें हैं वो हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और इफेक्टिवली मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, ताकि ये मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाए, उसके लिए जो है ये 5 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वो स्ट्रेटजी यानी प्लानिंग करेंगे पहले, सबसे पहले, फिर वो अपने टारगेट जो वहाँ पर बायर्स, टारगेट बायर जो बायर है वो टारगेट सेलर देखेगा कि कौन है जो अपने एसेट्स को बेचना चाह रहा है, और बायर जो है वो सेलर देखेगा और सेलर जो है वो बायर तलाश करेगा।
ठीक है, तो दोनों की ये मुश्तरका है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो नेक्स्ट है ड्यू डिलिजेंस, तो वो जिसने खरीदना है वो जिसके खरीद रहा है एसेट उसकी वैल्यूएशन करेगा और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उसकी लीगल पोजीशन को देखेगा। जो जिसने बेचना है वो अपनी लीगल पोजीशन, अपनी वैल्यूएशन को फेयरली कराएगा ताकि वो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करे, ना कि उसको नुकसान हो। ठीक है, तो ये दोनों साइड पर जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी वैल्यूएशन की। बायर भी एक्टिविटी करेगा और सेलर भी करेगा। फिर इसके बाद फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के लिए अगर उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो सेलर जो है वो जिसने सेल करना है, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग से मुराद ये भी है कि वो सेल को कामयाब करने के लिए बायर को कुछ इंसेंटिव भी दे सकता है। वो सेल को कामयाब करने के लिए कुछ अपनी जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए फाइनेंसिंग कर दे ताकि वो लाइबिलिटीज़ ओवरकम हो जाएं और आसानी से सेल हो जाए। और डील को मुकम्मल करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए वो कोशिश करेगा। तो ये कुछ 5 स्टेप प्रोसेसेस हैं जो बाय साइड और सेल साइड के वो आसानी से समझे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद उसने कहा ये केस स्टडी है और इस केस स्टडी में बताया गया है कि इस केस स्टडी में बताया गया कि कौन लोग जो हैं अच्छा, इस केस स्टडी में आपके सामने जो मैंने भी रखी, तो ये प्रीवियसली अभी हम देखेंगे इसमें कि पाकोला, अभी ये पाकोला जो है ये दोबारा लॉन्च हुई है और ये पाकोला जो है ब्रांड था जिसको कोका कोला ने एक्वायर किया था। ठीक है, तो हम इसकी केस स्टडी देखेंगे कि पाकोला और कोका कोला की जो एक्विजिशन है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स ने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, आपने ये केस स्टडी को बड़े गौर से तवज्जो से देखना है क्योंकि आपने इसी केस स्टडी पर, आज मैं क्विज नहीं ले रहा, लेकिन इसी केस स्टडी पर एक असाइनमेंट बनाकर ऑनलाइन सबमिट करनी है जो कि आपकी जो मेन असाइनमेंट है उसमें शामिल होगी ये असाइनमेंट। इसमें केस स्टडी में क्या कहा गया है ये थोड़ा 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि ये केस स्टडी जो है ये पाकोला और कोका कोला के दरमियान जो है ये केस स्टडी हुई है और इसमें एक रियल टाइम केस स्टडी है जिसमें पाकिस्तान में जो मर्जर एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन हुई थी, जो कि एक मोस्ट वेल नोन ब्रांड था कोका कोला, उसने एक्वायर किया था पाकोला को। उस ज़माने में जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई 90s में, तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बेचे जाने वाली कंपनी थी कोका-कोला, तो इसको कोका-कोला जब आई तो उसने एक्वायर किया। इस केस में हम बाय साइड के एडवाइजरी रोल को और इन्वेस्टमेंट बैंक की और फाइनेंशियल एडवाइजरीज को देखेंगे और सेल साइड के भी देखेंगे, दोनों के रोल्स को देखेंगे। पाकोला के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि पाकोला है क्या। पाकोला एक पॉपुलर पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड था जो कि 1950 में शहाबुद्दीन S&Co के नाम से ये जो ऑनर्स थे उन्होंने ये पाकोला लॉन्च की थी। उसका उस वक्त डोमेस्टिक प्रेजेंस जो था वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा था और ये वैरायटी ऑफ जूसेस और ड्रिंक्स को वो लोगों के लिए पेश करते थे। पाकोला को उस वक्त नेशनल ब्रांड उसको समझा जाता था पाकिस्तान का और उसमें उसकी लॉयल कस्टमर थे और वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो कि वो हमेशा उसी ब्रांड को पसंद करते थे और उसी को खरीदते थे। इसके बरक्स जो दूसरी कंपनी थी जिसने पाकोला को ख़रीदा उसका ये बैकग्राउंड है कि वो पाकिस्तान में 1990 में या 90 की दिहाई में वो आई और उसने इन्वेस्टमेंट्स की और एक्वायर किया डिफरेंट कंपनीज को। जो कोका कोला बेवरेजेस पाकिस्तान लिमिटेड है इसने बोटलिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना आर्म ऑफ द कोका कोला कंपनी इन पाकिस्तान, उन्होंने ये ऑफ़र किया। और इसके अलावा ये ग्लोबल प्रेजेंस भी इसकी आपको अच्छी तरह पता है कि ये कोका कोला ना सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च हुई और ऑपरेट करी बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो ऑपरेट कर रही है। कोका कोला की जो स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान में वो उसकी मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर उनके पास हो और वो एक पाकिस्तान का
सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड बन जाए और उसमें ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो कोका कोला जो कंपनी है वो कोशिश करती थी कि किसी को मार्केट लीडर बनने ना दे और कोका कोला ही मेन प्लेयर हो लोकल उसमें। तो इस डील के लिए सन 2018 में कोका कोला ब्रेवरेजेस ने अनाउंस किया एक्विजिशन को कि वो एक्वायर करने जा रही है एक ब्रांड जो कि पाकोला है। इस एक्विजिशन को कोका कोला की स्ट्रेटजी से मार्केट शेयर इसमें कैप्चर करना पाकिस्तान में और अपनी पोर्टफोलियो को बेवरेजेस की ब्रांड को उसको एक्सपेंड करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये उनका बुनियादी गोल था। इस डील को स्ट्रक्चर करने के लिए एक्विजिशन हुई और इस एक्विजिशन में जो पाकोला है वो पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही थी उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और डिस्ट्रीब्यूशन को और एसेट को तमाम को जितने भी उसके पास वसाइल थे उन तमाम वसाइल को उसने कोका कोला को ऑफर किया। ठीक है, वो कोका कोला ने उसको एक्वायर किया। तो ये डील का बुनियादी वो था। तो 2018 में ये डील हुई थी पाकोला और कोका कोला के दरमियान। ठीक है, डील का ये ओवरव्यू था। अब ट्रांजैक्शन कैसे हुई, ये डील कैसे सक्सेसफुल हुई, तो इसको अब हम देखते हैं कि ये जो मर्जर एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है ये कैसे अमल में आई। तो जो डील थी दोनों के दरमियान वो कैश ट्रांजैक्शन उसके दरमियान हुई, यानी जो ऑनर ऑफ पाकोला हैं उनको कोका कोला ने कैश पे किया। इसका जो ब्रांड इंटीग्रेशन है वो इस तरह हुआ कि पाकोला के जो ब्रांड्स थे उनको उसी नाम से रखा गया एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन कोका कोला के जो इंटीग्रेटेड पाकोला ऑपरेशन से उनको उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा कर दिया। ठीक है ना, जो उसकी जो ऑपरेशन थे उसको बढ़ा दिया। अब इसमें जो रोल प्ले किया है बाय साइड वाली रोल जो है कोका कोला का, वो क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। वो नंबर 1 है एडवाइजरी रोल। तो एडवाइजरी रोल में एडवाइस करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक ने असिस्ट किया कि वो ड्यू डिलीजेंस करे। ये जो वो ही ऊपर हमने जो एडवाइजरी रोल, ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन डिस्कस किया था, ये अब वो तमाम के तमाम जो 5 रोल परफॉर्म हुए थे वो 5 के 5 रोल अब यहाँ पर हमने अप्लाई किए और देखा कि कोका कोला ने वो तमाम रोल परफॉर्म किए। ठीक है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक ने उनकी हेल्प की। इसी तरह जो नेक्स्ट डिफाइंड रोल है वो सेल साइड का, वो भी हमने इसमें देखा कि वो सेल जो सेल करें, कौन सेल करे, शाहबुद्दीन एस डॉट को एंड को, वो जो है वो सेल साइड पर है। तो वो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक की खिदमात ली और अपनी कंपनी को आसानी से सेल करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक की खिदमात लेकर और उसको की एडवाइसेस पर उसको इसकी वैल्यूएशन कंडक्ट कराई और मार्केटिंग कराई बिजनेसेस की ताकि उसको अच्छा बायर मिले। तो इसके बाद पाकोला को कोका कोला ने एक्वायर किया। इसमें उन्होंने वैल्यूएशन कराई, उसकी प्राइस को डिटरमिन किया क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस थी, तो प्राइसेस ओवर प्राइस ना हो, मार्केट ज़्यादा शो ऑफ ना हो। ठीक है, और इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसके ब्रांड इमेज है, उसकी गुडविल है, उसको अच्छी तरह वैल्यूएशन करवाई जो सेलर हैं पाकोला वालों ने। इसी बेस पर जो उनकी ग्रोथ है वो डिटरमिन हुई और वो उनका जो ये ब्रांड है वो पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर ब्रांड था उस ज़माने में। इसी तरह सेल साइड पर जो हुआ, मार्केटिंग उन्होंने की, ज़्यादा से ज़्यादा सेल की मार्केटिंग की, जिसे आप देखते हैं न्यूज़ पेपर्स पे और एडवर्टीजमेंट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पर वो अपनी कंपनी की मशहूरी करते हैं ताकि उनको एक पोटेंशियल बायर मिले जो कि अच्छे रिसोर्सेज पर, उनको अच्छे फाइनेंशियल्स पर ये उनसे तमाम रिसोर्सेज एक्वायर कर ले। और फिर हमने इसमें ये जो 6 स्टेप प्रोसेस था कि वो नेगोशिएशन करते हैं और डील करते हैं। तो पाकोला ने नेगोशिएट किया कोका कोला के साथ और इस डील को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो तमाम अमल मरूद खातर लाए, यानी अपनी रेगुलेशंस को, कंप्लाइंसेस को, तमाम चीज़ों को उसने इंश्योर किया था कि वो कोई चीज़ ऐसी ना हो कि सेल होने के बाद वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन था जिसमें मैंने आपके साथ मर्जर और एक्विजिशन का की डिस्कस किया और उसमें मैंने आपको बताया
कि कैसे कंपनीज मर्जर और एक्विजिशन करती है। ठीक, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, जो हमने अभी आज डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है, ठीक है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका इसमें क्या रोल है, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, बाय साइड क्या होती है, सेल साइड क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट बैंक का बाय साइड पे क्या रोल है। ठीक है, वो 6 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया। इसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक का सेल साइड पर क्या रोल है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किया, जो मुश्तरका है। फिर हमने प्रोसेस को डिस्कस किया जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक रोल प्ले करता है। तो ये प्रोसेस हमने बाय साइड और सेल साइड को डिस्कस किया। और फाइनली हमने एक केस स्टडी देखी जो कि एक्विजिशन की है पाकोला और कोका कोला बेवरेजेस की। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने ये करना है कि कोई से 2 कंपनी को आपने मोस्ट रिसेंट जो हैं उनकी असाइनमेंट बनानी है कि वो एक्विजिशन और मर्जर हुई हो पाकिस्तान में, और जो ग्लोबली उनकी प्रेजेंस हो। ठीक है, अभी मैं नमाज का ब्रेक देता हूँ, फिर नमाज के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं आपको मैसेज कर दूंगा और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको अगला लाए अमल बताऊंगा। ठीक है, कि आगे हमें डिस्कशन किस चीज़ पे। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ऑनलाइन जो है वो शो हो रहे हैं 7 स्टूडेंट्स, 6 सॉरी, जिसमें अबू बकर है, अरीज फातिमा है, अरूज जिशान है, नेहाली है, तहमीना सज्जाद है और वजीहा है। ठीक है, और वो बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन आ रही हैं जनाब रिदा साहिबा। तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क अबू बकर, गोस्ट, पार्टिसिपेंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अबू बकर, आर यू लिसनिंग? अच्छा, अबू बकर लगता है क्लास में आके सो गए तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अच्छा, एनीवन एल्स? अरीज फातिमा? अच्छा, अरीज फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक, आपको समझ आई है? अरीज, आपको कुछ समझ आई है? जी जी सर, आ गया। क्या समझ आई है? सर मर्जर एक्विजिशन क्या क्या होते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या बैंकिंग का फ़र्क है? रोल इसमें क्या है। सर मर्जर बेसिकली 2 कंपनीज जब आपस में मर्ज हो जाती हैं, और एक्विजिशन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें क्या रोल प्ले करता है सेल साइड पे और बायर साइड पे। बायर जिसने ख़रीदना होता है उसको फाइनेंशियल एडवाइस करता है या बाकी जितने भी प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है शेयर्स ख़रीदने में, और सेल साइड में सेलिंग साइड में उसकी क्या हेल्प करता है। दूसरा फिर हमने लास्ट में केस स्टडी डिस्कस की कोका और कोका कोला की, जो एक्वायर कर लिया था कोका कोला ने शाबाश, कोला को। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे अरूज बता रही थी उनका कोई क्वेश्चन था। जी अरूज। जी सर, सर जो हमने बाय साइड पे ड्यू डिलिजेंस की बात की थी, वो सेल साइड पे भी आ सकता है ना? जी जी, वो भी करते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब नेहा आप बता सकती हैं व्हाट इज मीन बाय ड्यू डिलिजेंस? नेहा के नंबर भी अच्छे थे ना, तो नेहा बताएंगी अगर वो उठी हुई है तो। नहीं उठी हुई? अच्छा, तहमीना उठी हुई है? वो भी नहीं है। ये इन्होंने मीटिंग गेस्ट लिखा हुआ। मीटिंग गेस्ट व्हाट डज इट मीन्स? एनी हाउ। अच्छा अरूज, आप पूछ रही थी ना? जी, आप क्या कह रही? सर वो गेस्ट का मतलब वो अकाउंट की वजह से होता है, पर्सनल अकाउंट होता है तो।
अच्छा इस अच्छा अच्छा। पर्सनल नहीं होता तो। पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये ऐसे ही गेस्ट स्पीकर के तौर पर आए, लिंक को लिंक वो किए और ऑनलाइन हुए, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ मैं इसमें ये बता रहा था कि ड्यू डिलीजेंस जो है ना, ना सिर्फ उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वैल्यूएट करना, बल्कि उनके लीगल स्टेटस को और उनकी जो मार्केट कंडीशन है इसको भी ये देखना। मैं एक इसमें एग्जांपल इस तरह देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपके सामने टेलीनॉर और यूफोन की मिसाल पेश की। तो टेलीनॉर के कितने पोटेंशियल कस्टमर हैं, इसके पास कितना मार्केट शेयर है, इसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इसके ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, ये तमाम एनालिसिस ड्यू डिलिजेंस कहलाता है, ठीक है ना। ये ड्यू डिलिजेंस, और इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है। लीगल स्टैंडिंग का मतलब यह है कि उसकी जो रिसोर्सेज हैं, जो गाड़ियां हैं, जो मशीनरी है, जो टावर्स हैं, ये तमाम चीज़ें इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ये इनके अपने हैं या इन्होंने लीज पे लिए हुए हैं, इन्होंने कोई फाइनेंसिंग की हुई है, ये चीज़ इसमें शामिल है, ठीक है ना। इनमें तो इसमें डेट का भी एस्पेक्ट आता है जो लीगल स्टैंडिंग है। जी जी, लीगल स्टैंडिंग में डेट आता है ना, कि उनके अपने हैं कि उन्होंने कहीं से लोन पर ख़रीदा हुआ है। आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि फॉर एग्जांपल इफ इमेजिन कि आपके जहन में किसी का इमेज है और वो बड़ा रिच हैं और उन्होंने, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने कर्जों पे लिए हुए हैं, तो क्या लाइबिलिटी पे, तो मीन्स कि वो अपने नहीं हैं उनके, वो उन्होंने थर्ड पार्टी से एक्वायर किए हुए। तो ड्यू डिलिजेंस करना, उसकी एक्चुअल और पोजीशन को, उसके स्टेटस को चेक करना, ये उसमें शामिल है, ठीक। तो ये था। और अभी नमाज का ब्रेक देता हूँ, इसके बाद जो है ना वो मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा